फाइनाइट सेपरेशन से इनफाइनाइट सेपरेशन तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फोर्स जितना वर्क करेगा वही वर्क होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यही होगा। तो जितने भी सारे फेस डायगोनल होंगे, जैसे ये होगा फेस डायगोनल, ये होगा फेस डायगोनल। स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल साइंस पॉइंट में। आज बच्चों मैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 लाया हूं बच्चों फिजिक्स में, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें हम लोग बहुत सारे जेईई या नीट के प्रॉब्लम्स भी करेंगे बच्चों, एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक जाएंगे। और आज हो रहा है चैप्टर का शुरुआत, और सबसे पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का, क्लास 12 के फिजिक्स का। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान ले कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं बच्चों। इसमें हम लोग को बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसा कि चैप्टर का नाम आप देख रहे होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये चैप्टर का नाम है बच्चों। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का होने वाला है। तो इसके कुछ बेसिक्स जानेंगे, इस पे हम लोग इसका डेफिनेशंस जानेंगे, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जानेंगे, और इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। बहुत मजा आने वाला है बच्चों इस चैप्टर में। एक्चुअली में हम लोग इसमें पोटेंशियल के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों। पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात हो रही है। उसके बाद पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फील्ड में और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, इसको देखेंगे। फील्ड और पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, इसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद कैपेसिटर्स के बारे में भी इसमें पढ़ना है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है बच्चों, इसका भी लेक्चर होगा थोड़ा सा लंबा। तो आइए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। आइए, ओके। तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं बच्चों। सबसे पहला टॉपिक है बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। ये आपने क्लास 11th में ही एक चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें आप पढ़े होंगे। मैकेनिक्स का टॉपिक है बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स होता है बच्चों कि एक ऐसा फोर्स जिसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा फोर्स जिसके द्वारा वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करे। तो पाथ पे कौन से ऐसे फोर्स होते हैं जिसके कारण वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो सबसे पहले बच्चों जानो, सपोज करो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने एक फोर्स लगाकर एक बॉडी को पहुंचाया, ठीक है, और इस पाथ से वर्क डन करना पड़ा W1, ठीक है। इस पाथ का नाम मैंने रख दिया 1। और एक दूसरे पाथ से हम फिर से एक बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए, तो ये दूसरा पाथ है बच्चों। और मान लो इस पाथ से वर्क डन मुझे करना पड़ा W2, ठीक है। सपोज करो कि पाथ 1 से जो वर्क डन करना पड़ा और पाथ 2 के थ्रू जो वर्क डन करना पड़ा, ये दोनों मान लो सेम है। अगर ये सेम है तो जिस फोर्स ने ये वर्क डन किया है पार्टिकल को 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक पहुंचाने का, उस फोर्स को कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। या हम ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं यदि मान लीजिए एक पार्टिकल को 1 पॉइंट से घुमा करके फिर से 1 पॉइंट पर ही ले आए, यानी इसको एक बार टूर करवा दिए बच्चों, किसी बॉडी को जहां से लाए थे उसी पॉइंट पे लेके आ गए, यानी एक राउंड लूप में, यानी एक ट्रिप में, 1 ट्रिप में अगर वर्क डन टोटल 1 ट्रिप में आया, राउंड ट्रिप होना चाहिए, 1 राउंड ट्रिप होना चाहिए। एक राउंड ट्रिप में अगर किसी फोर्स के द्वारा वर्क डन है 0, तो ऐसे फोर्स को जो फोर्स ऐसा किया है वर्क डन, 0 वर्क डन किया है, उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। अगर कोई भी फोर्स एक राउंड ट्रिप में नेट वर्क डन 0 कर दे, ठीक है, तो ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों, जैसे आपने पढ़ा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या आप बोल सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं बच्चों, क्योंकि ये 11th में भी है, ये सब आप जानते होंगे, तो आप इसे स्किप करके आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रिंग फोर्स हो गया। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, स्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स ही है, और इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो भी कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोले, अगर किसी फोर्स के द्वारा वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता हो। इफ वर्क डन बाय अ फोर्स
इज पाथ डिपेंडेंट, इज पाथ सॉरी पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करे, पाथ इंडिपेंडेंट, then the force is called conservative force. The force is called conservative force. ठीक है, या इसका आप दूसरा डेफिनेशन लिख सकते हैं कि if work done by a force in one round trip, एक राउंड ट्रिप में अगर किसी फोर्स के द्वारा वर्क डन जीरो हो जाए, इफ वर्क डन बाय अ फोर्स इन वन राउंड ट्रिप इज जीरो, व्हेन डन ट्रिप इज जीरो, देन फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स. The force is called same. आप चाहो तो इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है. उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या सिंपली बोलो आप इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसमें आप खास करके कूलम्ब्स फोर्स जो होते हैं ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं. और हम लोग इस बार जो इस चैप्टर में जो कंजर्वेटिव फोर्स की चर्चा करने वाले हैं वो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स. और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकाला जाता है ये देखते हैं बच्चों. देखो एक्चुअली क्या है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये आपको पता होगा, ये 11th में भी आप पढ़े होंगे. वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, कंजर्वेटिव फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय, कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. W कंजर्वेटिव मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. W कंजर्वेटिव का जो वैल्यू होता है बच्चों ये माइनस डेल यू के बराबर होता है. माइनस डेल यू का क्या मतलब हुआ सर? ये हुआ नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. जब भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में, सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग आता है. तो कितना चेंज आया ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल यू, और नेगेटिव इसमें लगा देंगे हम लोग. नेगेटिव मतलब नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. देखो बच्चों नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि देखो किसी भी सिस्टम पे आप वर्क करोगे, उसके अगेंस्ट में वर्क करोगे, किसी भी सिस्टम के अगेंस्ट में वर्क करोगे तभी उसमें कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है. ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये जमीन पे रखा हुआ था या ये टेबल पे रखा हुआ है और मैंने इसे जबरदस्ती उठाया, ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क किया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा. तो जितना चेंज करेगा उसमें नेगेटिव लगा देंगे, क्योंकि हम लोग अगेंस्ट में वर्क करेंगे तो वर्क डन जो कर रहे हैं हम लोग वो नेगेटिव वर्क कर रहे हैं. बात समझ रहे हो आप? बात समझ रहे हो? सिस्टम पर अगर कोई भी नेगेटिव वर्क होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा. ठीक है, तो यहां पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव लगा देंगे. किसी भी सिस्टम के अगेंस्ट में वर्क होता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज करता है. डेल यू का मतलब हो जाएगा बच्चों फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. ये माइनस यूएफ माइनस यूआई के बराबर हो जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. आइए इस कॉन्सेप्ट का हम लोग कैसे यूज करते हैं बच्चों. क्या होता है कि जैसे कभी भी जब भी सिस्टम पर अपने आप वर्क होता है तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है. बात को समझ रहे हो? बात को समझ रहे हो? जैसे मान लो कि मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दूं, इस ऑब्जेक्ट को छोड़ूंगा तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, ये नीचे की तरफ गिरेगा. क्यों? क्योंकि ये अपना पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करना चाहता है. सरफेस पे जाके, अर्थ के सरफेस पे जाके इसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा. ठीक है, ग्रेविटी वर्क करता है इस पे. तो जो भी कोई वर्क अपने आप हो रहा है, स्वतः हो रहा है नेचर में, इसका मतलब वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करना चाहता है. और ये हर सिस्टम करना चाहता है बच्चों. ठीक है, तो आप नेचर में देख लो कोई भी काम स्वतः हो रहा है. जैसे मान लो कि इसको छोड़ दूं मैं, ये अपने आप नीचे गिरेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा. बात समझे? बात समझे? चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, ये देखो जरा. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम. ये हुआ हम लोगों का मेन टॉपिक. अब से ये चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होगा. तो सपोज करो मेरे पास यहां एक चार्ज है Q1 जिसे मैंने यहां पे फिक्स कर दिया. ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल Q2 है, Q2 है, एक है Q1 है.
एक Q2 है, ठीक है। अभी मान लो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है a, अभी मान लेते हैं इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है a, ठीक है। और मैंने क्या किया, दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम, ये दोनों पॉजिटिव है, सपोज करो दोनों चार्ज सेम है, सेम चार्ज है तो क्या होगा, ध्यान से समझना जरा। देखो अगर मैं Q1 और Q2 को, या दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम को, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो अगर दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम को पास में रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा। ध्यान से समझना जरा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा तो इसमें भी कुछ स्पीड आ जाएगा, इसमें भी कुछ स्पीड आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं दोनों को फ्री छोड़ दूं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देता है, यानी दोनों में क्या, कौन सा एनर्जी आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, ठीक है। तो ये एनर्जी आया कहां से बच्चा, आया कहां से, कौन दिया इसको एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो है इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है जिसका यूज करके ये भागता है दोनों, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं इनफाइनाइट से एक चार्ज को मैं फिक्स कर दूं, एक चार्ज को मैं यहां पे फिक्स कर दूं, ठीक है, और यहां से इनफाइनाइट से दूसरे चार्ज को मैं धीरे धीरे इसके पास लाऊंगा, धीरे धीरे। तो जैसे मैं मान लो यहां लाया, तो इस रास्ते में जब भी चार्ज Q2 इसके नजदीक आने की कोशिश करेगा तो ये Q1 क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। यदि यहां होता चार्ज Q2 कभी किसी टाइम, मैंने इनफाइनाइट से इसको लाना शुरू किया है, तो यदि Q2 इधर Q1 की तरफ आ रहा है और मैंने धीरे धीरे इसको लाना शुरू किया एक्सटर्नल फोर्स लगा के, तो यहां पर जब आता तो ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, जब ये और ज्यादा नजदीक लाएंगे तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, यानी कि इसके अगेंस्ट में हम ला रहे हैं। और क्या बोला मैंने कि कभी भी किसी सिस्टम के अगेंस्ट में वर्क कीजिएगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो जैसे जैसे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसके नजदीक लाएंगे, मान लो हम Q2 को यहां रख दिए, यहां, ठीक है, इसको मैं फिक्स किया हुआ हूं, इसको मैंने यहां रख दिया, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम के पास एनर्जी है, तभी तो इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी आएगा और ये भागेगा। तो फिर अगर मान लीजिए इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, तो इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये हम लोगों को निकालना है। इसको डिराइव करने के लिए देखो बच्चों, जब भी हम लोग इधर की तरफ लाएंगे बॉडी को, ये चार्ज Q2 को धीरे धीरे इनफाइनाइट से हम Q1 की तरफ ला रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे इसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं हम। Q1 किधर फोर्स लगा रहा है, इधर की तरफ। ये फोर्स जो लगेगा ये कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ये इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको धीरे धीरे जबरदस्ती जितना फोर्स ये लगा रहा है उसी हिसाब से धीरे धीरे Q1 के नजदीक ला रहे हैं Q2 को। समझ रहे बात को। तो जैसे जैसे हम इसको इधर Q1 के नजदीक ला रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस घटता जा रहा है, तो फोर्स बढ़ेगा। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि यहां से लेकर यहां तक लाने में, Q2 को यहां तक लाने में, यानी r डिस्टेंस तक लाने में, इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक Q2 को लाने में, अगर एक्सटर्नल फोर्स इधर की तरफ वर्क किया है तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर वर्क किया है, पीछे की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव वर्क किया है सिस्टम पे, ठीक है। अब मैं जैसे इसको छोड़ूंगा यहां पे लाके, तो ये इधर की तरफ भागेगा, यानी इधर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, इस पे Q2 पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ये Q1 लगाएगा इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स, हालांकि Q2 भी लगाएगा इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन ये फिक्स है तो ये इस पे लगा देगा, इसको भगा देगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कुछ वर्क करेगा। बात समझ रहे हो। वर्क कैसे किया, तो इसके पास एनर्जी कुछ होगा तभी तो वर्क करेगा। बात समझो। इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गया, और जैसे ही मैंने Q2 को छोड़ा, ये स्टोर वाला एनर्जी भगा दिया इसको, ये एनर्जी लेकर के Q2 भागा। तो इस दोनों चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये हम लोगों को निकालना है, कितना होगा। चले अब देखते हैं हम लोग। मान लो Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस शुरू में क्या है, ए है, और मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया, इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ दिया तो ये धीरे धीरे ये क्या, Q1 यहाँ पे, Q1 को मैंने फिक्स कर रखा है, ध्यान से देखिए, Q1 को मैंने फिक्स कर रखा है, और Q2 को ये इतनी दूरी नहीं है बच्चों। एक्चुअली में होता क्या है कि चार्ज होते हैं छोटे छोटे, छोटे बच्चा, Q2 को मैंने यहाँ रखा, इसको मैंने फिक्स कर दिया, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, रिपेल करके भगा देगा इसको, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस ये है a, और बाद में यहाँ पे Q2 को भगा दिया और ये डिस्टेंस हो गया b के बराबर, ठीक है। कब तक भगाता रहेगा इसको, तो जितना इसके पास एनर्जी होगा वो एनर्जी काइनेटिक में, Q2 में काइनेटिक एनर्जी चला जाएगा, और ये धीरे धीरे भागते इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। ये अपने फील्ड से बहुत दूर, Q1 अपने फील्ड से बहुत दूर भगा देगा Q2 को,
ठीक है, तो इसमें वर्क कौन करेगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सपोज करो शुरू में Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है a, और धीरे 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 ये Q2 को छोड़ दिया मैंने, फ्री टू मूव करने के लिए छोड़ दिया, तो Q1 क्या करेगा? इसको धक्का मार के मान लो सपोज करो यहां तक पहुंचा दिया Q2 को यहां पहुंचा दिया। बात को समझना। अब जो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है ये मान लेते हैं हम ये b है। क्लियर? पहले शुरू में डिस्टेंस कितना था Q1 Q2 के बीच का? a, बाद में कितना डिस्टेंस हो गया? b हो गया। Q2 को किसने धक्का मारा? Q1 ने धक्का मारा। ठीक है, कौन सा फोर्स इस पे लगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। Q1 ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया किस पे? Q2 पे, और ये Q2 मूव करता हुआ निकल गया। ठीक है, अब बच्चों आपसे मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इस Q2 चार्ज को यहां से यहां ले गया, तो इतना दूर में कितना वर्क किया? इतना दूर में कितना वर्क किया? बात समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है Q2 को यहां से यहां तक ले जाने में। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात यह है कि अगर Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है अभी a है, तो धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो Q2 पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा? धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा। जैसे देखो अभी फोर्स का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हुए थे? कूलम्ब्स फोर्स का F बराबर K Q1 Q2 बाय R²। ये फोर्स है। यदि हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे दो चार्ज पार्टिकल के बीच का, तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? धीरे धीरे घटेगा। दैट इज फोर्स इसमें कांस्टेंट नहीं होगा, और फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा तो वर्क डन निकालने के लिए जानते हो क्या करते हो? क्या करते हैं सर? तो क्या करते हैं, इस बीच में, इस दोनों पॉइंट के बीच में कहीं भी हम एक छोटा सा पॉइंट A मान लेते हैं जो कि Q1 से R यूनिट की दूरी पर है। ये Q1 यहां से लेकर यहां तक आया है, मान लो इस पॉइंट को मान लो P और इस पॉइंट को मान लो M। ठीक है, Q1 क्या किया? धक्का देके Q2 को पॉइंट P से पॉइंट M तक ले गया। ठीक है, अब रास्ते में कभी मान लो किसी टाइम ये Q2 जो है वो यहां रहा होगा, R डिस्टेंस पर, Q1 से R डिस्टेंस पर यहां रहा होगा, और यहां से एक हम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ये मान लेते हैं, ये dr है। इतना दूर में A से मान लो B पॉइंट तक के बीच की दूरी है dr। अब इतना दूर में ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो सपोज करो कि Q2 A से B तक गया और ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? dr। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा बच्चों, ये फोर्स किधर की तरफ लगेगा? Q2 पे, इधर की तरफ, और ये लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इतना दूर में बच्चों फोर्स चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहां पे फोर्स कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट हम बहुत छोटा मान लिए। तो Q1 और Q2 के बीच, जब Q2 A पे रहा होगा तो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना है? R है, और यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ ये dr, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क करेगा ये हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, समझना बात क्यों? समझना। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, work done by electric force for if displacement is dr, if displacement, या for हम लिख सकते हैं for small displacement dr, for small displacement dr। ध्यान से समझना इसको, बहुत ही उम्दा कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट dr। ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट में Fa कितना वर्क किया? तो बच्चों जब Q2 यहां से यहां तक जा रहा था, P से M की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में मैंने माना कि Q2 जो है किसी पॉइंट A पे रहा होगा, और A पॉइंट का यहां से जो डिस्टेंस है Q1 से वो R रहा होगा। इस समय में फोर्स कितना लगेगा? ये Q2 यहां पे है, अभी Q2 मूव कर रहा है यहां से यहां तक, तो सपोज करो किसी टाइम Q2 कहां था? पॉइंट A पे था, Q2 पॉइंट A पे, उस समय में फोर्स कितना लग रहा होगा बच्चों? तो वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं? वर्क डन होता है F डॉट dr। ठीक है, तो A से B तक के लिए फोर्स भी उधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हो गया 0। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं FDR। ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चों? पहले निकालो फोर्स कितना होगा। तो जिस समय में Q2 पॉइंट A पे रहा होगा, उस समय में Q1 कितना फोर्स लगा रहा होगा Q2 पे, तो दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। जब Q2 पॉइंट A पे था उस समय में डिस्टेंस कितना है? R, तो मैंने यहां R मान लिया, और ये हो जाएगा dr। ये फोर्स का वैल्यू मैंने यहां रख दिया K Q1 Q2 बाय स्क्वायर dr। अब सवाल है इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा?
तो बच्चा रे Q2 कहां से चला था? Q2 पॉइंट P से चला था सर। कहां को पहुंचा है? पॉइंट N पे पहुंचा है। तो डिस्प्लेसमेंट ये R के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, देख लो साफ साफ, R के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो जब Q2 यहां रहा होगा, Q2 शुरू में यहां था, तो यहां रहा होगा, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? A के बराबर। तो यही ना R होगा। R मतलब क्या? Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस। तो जब Q2 इस पॉइंट पे रहा होगा शुरू में, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? A। और जब Q2 यहां पहुंच गया, Q2 यहां पहुंच गया रे, तो डिस्टेंस कितना हो गया? B के बराबर। यानी R का जो लिमिट है बच्चों, वो A से लेकर B तक होगा। क्लियर है? क्लियर, क्लियर है, क्लियर, ठीक है। चलो अब देखते हैं बच्चों इंटीग्रेशन। तो K Q1 Q2 को बाहर निकाल लो। K Q1 Q2 इंटीग्रेशन होगा 1/r² का dr, A से लेकर B तक। इसके बाद बच्चों क्या करें? इसके बाद सर आप एक काम कीजिए, वो एकदम निकालिए, कितना होगा? इंटीग्रेट कीजिए इसको। K Q1 Q2 K Q1 Q2 बाहर है, तो मैंने K Q1 Q2 को बाहर निकाल लिया, और 1/r² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/r के बराबर, -1/r के बराबर। और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा A से लेकर B तक। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? देखो, K Q1 Q2 ये जाएगा 1/a - 1/b के बराबर, 1/a - 1/b के बराबर, क्योंकि पहले आएगा -1/b -1/a, सही है, 1/a - 1/b के बराबर, ठीक है। ये निकला वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ये निकला, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां सबसे पहले Q2 यहां पे था, तो इसके पास भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, और Q2 यहां चला गया, तो Q1 और Q2 के बीच का कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो मान लेते हैं जब Q2 यहां पे था, तो इस दोनों सिस्टम के बीच का पोटेंशियल एनर्जी था UA, और जब Q2 यहां पहुंच गया, तो Q1 और Q2 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं हम UB। समझो बात को, जब Q2 पॉइंट P पे था, तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? A। तो मान लेते हैं इस दोनों का पोटेंशियल एनर्जी कितना था? UA, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हो। और सपोज करो ये सिस्टम Q2 यहां चला गया, तो अब Q1 और Q2 का जो सिस्टम है उसका एनर्जी हो गया UB। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बच्चों? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू UB माइनस UA, दैट इज डेल U बराबर, डेल U बराबर कितना होगा? UB माइनस UA। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया सर, जल्दी बताइए। अभी मैंने बताया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है, वो नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ये देखो जरा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो मैं यहां कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, ये नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना है? K Q1 Q2 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू माइनस डेल U। इसमें माइनस लगा दोगे डेल U में, तो ये हो जाएगा UA माइनस UB, UA माइनस UB। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चों, UA माइनस UB का मान ये हो जाएगा K Q1 Q2 इंटू 1/a ना, पहले 1/a माइनस 1/b हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हुआ। देखो, शुरू में कितना पोटेंशियल एनर्जी था ये नहीं पता, बाद में कितना पोटेंशियल एनर्जी था ये नहीं पता, लेकिन इस Q2 को यहां से यहां तक ले गए तो कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ ये हम लोगों को पता है। कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ जब Q2 पॉइंट P से M तक गया, तो पूरे सिस्टम में कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ ये हम लोगों को पता है, K Q1 Q2 इंटू 1/a माइनस 1/d के बराबर। क्लियर है ये चीज? यानी कि ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकला, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही निकाला जाता है बच्चों, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही निकाला जाता है। अब देखो जरा, अब देखो, क्योंकि मुझे चेंज से मतलब है UA माइनस UB का वैल्यू आया है K Q1 Q2 इंटू 1/a माइनस 1/b, ये वैल्यू आया है। यानी कि ये चेंज का वैल्यू है, चेंज का, ठीक है। मुझे चेंज से मतलब है कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ रे, ये निकालना है, ठीक है। अब चेंज से मतलब होने का क्या मतलब होता है बच्चों, इस चीज को समझना।
मैंने क्या बोला आपको, यहां Q1 मैंने फिक्स किया, यहां Q1 मैंने फिक्स किया, इस कॉन्सेप्ट को समझना जरा ध्यान से। और शुरू में Q2 यहां था, यानी शुरू में इस दोनों के बीच का डिस्टेंस था ए था, और Q2 को धीरे 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 इलेक्ट्रिक फोर्स यहां तक लेके आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग कितना आएगा, ये अब डिस्टेंस हो गया B के बराबर। शुरू में इस दोनों के पास बीच पोटेंशियल एनर्जी UA था, बाद में Q2 यहां चला आया तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया UB। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये Q2 कहां तक जाएगा बच्चों, ये Q1 जो है ये Q2 को धकेल के कहां तक दे जाएगा। तो इसका मतलब है कि Q1 का जहां तक अपना इफेक्ट होगा, जहां तक अपने चारों ओर ये इफेक्ट बना के रखा है, यानी फील्ड बना के रखा है। ठीक है, Q1 क्या करेगा, अपने फील्ड से बाहर तक दे आएगा इसको, Q2 को धक्का मार के। ठीक है, अपने फील्ड से बाहर, मान लो Q1 का फील्ड यहां तक है, इसके बाहर दे आया Q2 को, ये धक्का मार के, इसको Q2 को धक्का मार के बाहर दे आया। तो हम लोग बोल सकते हैं Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस अब कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। इसके फील्ड बाहर, Q1 छोटा सा चार्ज है, इसके लिए इनफाइनाइट बहुत दूर नहीं होगा, बात समझ रहे हो, बहुत कम दूरी होगा जिसके जो Q1 के लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट तक मान लो Q2 को दे आया, पहली बात तो ये। और इनफाइनाइट पे जाएगा तो इस दोनों के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, और इनफाइनाइट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो के बराबर। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, सिस्टम का जीरो हो जाएगा। जब तक दोनों एक दूसरे के फील्ड में है तब तक कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, और जब दोनों अपने फील्ड से एक दूसरे के फील्ड से बाहर चला गया, मतलब Q1 Q2 के फील्ड से बाहर चला जाए और Q2 Q1 के फील्ड से बाहर चला जाए, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो। एक तरीका तो यह है समझाने का। दूसरा यह है कि चूंकि मुझे चेंज से मतलब है, मान लो UA माइनस UB का वैल्यू 20 आया, सपोज करो 20 आया। अगर मैं बोलूं कि दो नंबर का डिफरेंस क्या है, 20 है, तो कोई भी दो नंबर आपको मैं गेस करने के लिए दूं, कोई भी दो नंबर गेस करो जिसका डिफरेंस 20 के बराबर हो, तो आप बोलोगे सर 50 में से आप 30 घटा दीजिए, 20 आ जाएगा। नहीं सर, 100 में से 70 घटाइए, सॉरी 100 में से 80 घटा दीजिए तो 20 आ जाएगा। दो कोई ऐसा भी नंबर जिसका डिफरेंस 20 हो, और चूंकि मुझे सिर्फ डिफरेंस से मतलब है, शुरू में कितना बाद में कितना उससे मतलब नहीं है, मुझे डिफरेंस से मतलब है, कितना डिफरेंस आएगा। तो सबसे आसान नंबर, दो नंबर बोलो जिसका डिफरेंस 20 के बराबर हो, तो आप बोलोगे कि सर एक 20 मान लीजिए, दूसरा 0 मान लीजिए, यानी एक को पूरा डिफरेंस ही मान लीजिए और दूसरे को क्या मान लीजिए, 0, तब भी ये 20 ही होगा। तो चूंकि मुझे डिफरेंस से मतलब है, डिफरेंस 20 होना चाहिए, तो क्यों ना मैं एक को 20 मान लू और UB को क्या मान लू, 0 मान लू। तो इसका मतलब क्यों ना हम UA को ही पूरा ये मान लू और UB को क्या मान लो, 0 मान लो। लेकिन ये UB जो है, UB का मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट B, पोटेंशियल एनर्जी एट B, जब B डिस्टेंस पर Q1 Q2 चला गया तब उसका पोटेंशियल एनर्जी UB हो गया। तो इसका मतलब B को क्या होना पड़ेगा, इनफाइनाइट होना पड़ेगा, तभी जाकर के पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 के बीच का 0 हो पाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं, इफ B टेंड्स टू इंफिनिटी, B अगर इनफाइनाइट हो जाए, यानी Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाला यानी कि UB का मान 0 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन कैसा आ जाएगा, ये देखो जरा, फ्रॉम फर्स्ट, तो UA माइनस UB को क्या मान लिया, 0, K Q1 Q2 इंटू 1/A माइनस B के बदले हम इनफाइनाइट डाल दिया, वन समथिंग में इनफिनिटी क्या होता है बच्चों, 0। तो UA बराबर हो गया K Q1 Q2 बाई A के बराबर। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम। यदि दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम के बीच का डिस्टेंस है, मान लो Q1 है, एक चार्ज Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है A, तो U बराबर हो जाएगा फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई A, यानी इस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया। तो सपोज करे शायद, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, मत देखो गुलाबी आंखें। अब यदि दोनों के बीच का डिस्टेंस में मान लो R, तब अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R। ये दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, electrostatic potential energy of two charge particle system, अब सारा चीज भूल जाओ,
और इस पे फोकस करो, ठीक है, कि अगर 2 पॉइंट चार्ज के बीच में दूरी रहेगा r, Q1 और Q2 के बीच का दूरी r, तो इसके बीच इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो होगा Q1 Q2 बाय R, ठीक है। Q1 Q2 का वैल्यू बच्चों इसमें प्रॉपर साइन के साथ रखना है आपको। पुट द प्रॉपर साइंस ऑफ साइन ऑफ Q1 and Q2 in above formula, Q1 और Q2 का साइन भी आपको पुट करना है, ठीक है। गर्मी बहुत है बच्चों, थोड़ा समय पानी पी लो। तो इसमें इस फॉर्मूला में Q1 Q2 का साइन भी आपको रखना है। चलो अब देखते हैं बच्चों, ये फॉर्मूला तो आप जान गए कि अगर 2 पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर r रहेगा, r, तो इस दोनों का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा सिस्टम का, Q1 Q2 बाय R के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। ये तो था 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले अब हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को। अब आप डिफाइन कर सकते हो कैसे, तो हम लोग क्या निकाले, ये ध्यान देना जरा, ये ध्यान देना। शुरू में इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस था a के बराबर, ये ना है, ये शुरू में इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, a, यानी कि शुरू में है दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो फाइनाइट है, फाइनाइट सेपरेशन है, समझना ध्यान से इसको। और बाद में हमने क्या कर दिया, Q1 और Q2 के बीच के डिस्टेंस को हमने नहीं किया, इलेक्ट्रिक फोर्स ने किया। इलेक्ट्रिक फोर्स ने क्या किया, Q2 और Q1 के बीच के डिस्टेंस को इनफाइनाइट कर दिया। यहां पे इसको क्या मान लिया मैंने, इनफाइनाइट। यानी अब जो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया बच्चों, ये हो गया इनफाइनाइट, दोनों के बीच का डिस्टेंस। यानी इसको बोलते हैं फाइनाइट सेपरेशन, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेपरेशन। और ये इनफाइनाइट सेपरेशन तक ले कौन गया, कौन वर्क कर रहा था बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा था, जो Q2 को धक्का देकर के इनफाइनाइट तक ले आया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे होगा ये ध्यान दो। सबसे पहली बात कि ये जो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको फाइनाइट सेपरेशन से, 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम को फाइनाइट सेपरेशन से इनफाइनाइट सेपरेशन तक ले जाने में जितना वर्क किया इलेक्ट्रिक फोर्स, जो वर्क किया वही इस दोनों पार्टिकल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। फिर से सुनना, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क किया, क्या वर्क किया, तो Q1 और Q2 के बीच के फाइनाइट सेपरेशन को इनफाइनाइट सेपरेशन तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फोर्स जितना वर्क किया बच्चों, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल सिस्टम। फाइनाइट सेपरेशन से इनफाइनाइट सेपरेशन तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फोर्स जितना वर्क करेगा वही वर्क होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे बात को, समझ रहे हो। चलो तो हम लोग कैसे इसका डेफिनेशन लिखे, डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, it is defined as the work done by electric force, electric force in bringing 2 charge particle system from finite separation to infinite separation यानी जब फाइनाइट सेपरेशन से इनफाइनाइट सेपरेशन तक जाएगा तो इसमें वर्क कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है। या इसका डेफिनेशन एक और तरीके से आप डाल सकते हो। क्या डेफिनेशन डाल सकते हो, ये देखो, शुरू में मैंने मान लिया Q1
यहां पे है, यहां पे फिक्स है, और Q2 को मैंने इन्फाइनाइट पे रखा है, इन्फाइनाइट पे, ठीक है। Q1 से बहुत ज्यादा दूर रखा है मैंने इसको, 2-4 मीटर 5 मीटर दूर रख दिया, वही Q1 के लिए इन्फाइनाइट हो जाएगा। अब मैं Q2 को धीरे 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 Q1 की तरफ ले जा रहा हूं, Q1 की तरफ ले जा रहा हूं, और यहां तक ले आया Q2 को। अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है मान लो R। इसमें बच्चों कौन वर्क किया है? इसमें एक्सटर्नल फोर्स वर्क किया है, यानी हम वर्क किए, हम खुद वर्क किए। इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क किया जो Q2 को इनफाइनाइट से R डिस्टेंस तक Q1 के पास ले आया। इसमें कौन सा फोर्स वर्क किया? एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स यहां से यहां तक ले जाने में वर्क किया, कुछ ना कुछ वर्क तो किया होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को मान लो W एक्सटर्नल। तो जितना हमने वर्क कर दिया इस सिस्टम पे, वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने Q1 के अगेंस्ट में काम किया है। Q1 तो Q2 को इधर धक्का दे रहा है, लेकिन आप जबरदस्ती इसको Q1 के पास ले जा रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं Q2 को इसके पास ले जाऊंगा, तो Q1 का जो लगने, Q1 जो फोर्स लगाएगा Q2 पे इधर की तरफ, वो फोर्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैंने Q1 को यहां फिक्स कर दिया, और धीरे 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 Q2 को इधर ले जा रहा हूं, ले जा रहा हूं, ले जा रहा हूं। तो Q2 किधर की तरफ फोर्स हमेशा फील करेगा? Q2 पीछे की तरफ हमेशा फोर्स फील करेगा, और वो लगाने वाला कौन होगा? Q1, क्योंकि Q1 तो हमेशा इसको रिपेल करता रहेगा। तो मैंने जबरदस्ती Q2 को Q1 के पास ले गया। तो कोई भी सिस्टम के अगेंस्ट में वर्क करोगे तो इसमें कौन सा एनर्जी स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। यानी इस दोनों चार्ज सिस्टम का कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो किसके बराबर होगा? तो जितना मैंने वर्क किया, जितना मैंने वर्क किया। तो इसमें कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन होता है जब पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस था इनफाइनाइट, यानी पहले इनफाइनाइट सेपरेशन था। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? R, यानी कि ये हो गया फाइनाइट। अब उल्टा डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, यानी दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम को इनफाइनाइट सेपरेशन से फाइनाइट सेपरेशन तक ले जाने में एक्सटर्नल फोर्स जितना वर्क करेगा, वही वर्क होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी। फिर से सुनो, दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम को एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम को इनफाइनाइट सेपरेशन से फाइनाइट सेपरेशन तक लाने में जितना वर्क होगा, उसको बोलेंगे, कौन वर्क करेगा इसमें? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, इट मे बी डिफाइंड एज, 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 दिल में मेरे ख्वाब तेरे, इट मे बी डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, work done by external force in bringing two charged particle system, two charged particle system from infinite separation to finite separation, infinite separation to finite separation। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्लियर है? चलो, ये हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, और इसका हम लोगों ने डेफिनेशन भी लिखा। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, ये देखो जरा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन चार्ज पार्टिकल सिस्टम। दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम तो ठीक था, लेकिन तीन चार्ज पार्टिकल सिस्टम के साथ क्या होगा? चार चार्ज पार्टिकल सिस्टम के साथ का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? अगर ये आपको निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक, मान लो ये पॉइंट ए है, इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक मैं Q1 चार्ज को धीरे 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 एक्सटर्नल फोर्स लगा करके यहां तक लाया। तो यहां पर कोई चार्ज पहले से मौजूद नहीं है बच्चों, ठीक है, पॉइंट ए है, कोई भी चार्ज यहां पे मौजूद नहीं है। तो Q1 को यहां से यहां तक ले आने में कोई भी वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा नहीं करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट में? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने Q1 को उठा के यहां तक लाया। ठीक है, उसके बाद कोई दूसरा चार्ज इनफाइनाइट से, कोई दूसरा चार्ज बहुत दूर से, वेरी दूर से लाए हैं चार्ज को, Q2 चार्ज है, इनफाइनाइट पे।
अब मैं Q1 के पास देख रहा हूं कि एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट है बी। अब मैं Q2 को इस पॉइंट बी तक लाना चाहता हूं। धीरे धीरे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन होता जाएगा और बी तक पहुंच जाएगा। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा बच्चों, वो किसके अगेंस्ट में होगा? Q1 के अगेंस्ट में। क्यों? क्योंकि Q1 यहां पहले से आके बैठा हुआ है, वो अपना फील्ड बना के बैठा है कि मैं दूसरे को नहीं आने दूंगा। जैसे ही ये आने की कोशिश करेगा, मान लो Q2 यहां आने की कोशिश करेगा, तो Q1 क्या करेगा? इसको धक्का दे देगा। इसका मतलब हम Q1 के अगेंस्ट में वर्क करके ला रहे हैं। तो अभी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हमको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा Q2 को इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लाने में। मान लो मैंने यहां तक लाया, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जो मैं एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क करूंगा वही इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। उसके बाद एक और चार्ज मुझे दिखा Q3, ये भी Q1 Q2 से बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे है, और Q1 Q2 के पास एक और पॉइंट है C, सपोज करो, ठीक है। और मैं Q3 को इस इनफाइनाइट से पॉइंट C तक लाना चाहता हूं। अब ये पॉइंट C पर जैसे ही ये Q3 आने की कोशिश करेगा, मान लो Q3 किसी टाइम यहां रहेगा, तो Q1 और Q2 दोनों मिलकर धक्का देगा, भाग रे, तुम भी भाग, ये भी Q2 भी भगाएगा इसको। तो हमको फिर से इसके अगेंस्ट में Q1 Q2 लगा रहा है फोर्स, फिर भी इसके अगेंस्ट में हम ले जा रहे हैं पॉइंट C तक। तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट Q1 एंड Q2। तो मान लो हम किसी तरह यहां ले आके फिक्स किए Q3 को, ठीक है। अब एक 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम बना, तो इस तीनों चार्ज पार्टिकल सिस्टम को मैं ऐसे मिला देता हूं। इसके पास, इस सिस्टम के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि इस सिस्टम को अरेंज करने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ है, और वही वर्क डन इसमें किसके रूप में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? गुलेल वाला एग्जांपल तो पता होगा आपको। गुलेल को ऐसे खींचो, जितना आप खींचोगे यानी जितना आप वर्क किए, वो वर्क गुलेल में अब पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो चुका है, और जैसे ही आप गुलेल छोड़ते हो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझे? तो किसी भी सिस्टम के अगेंस्ट में वर्क करोगे बच्चों, तो जितना आप वर्क करोगे वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। इस चीज को आई होप कि समझा होगा। आई होप। तो इफ चार्ज Q1 is brought from infinity to point A, then अगर Q1 को मैं इनफाइनाइट से पॉइंट A तक लाऊं, तो पॉइंट A, then no work is done by external force मैंने Q1 को धीरे धीरे इनफाइनाइट से यहां तक लाया। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट में? किसी चार्ज के अगेंस्ट में वर्क डन नहीं करना होगा, ठीक है। अनदर चार्ज, एक दूसरे चार्ज को भी लाए हैं हम लोग, Q2 को भी लाए हैं। कहां तक? पॉइंट बी तक, इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक। तो अब तो वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट में? Q1 के अगेंस्ट में, क्योंकि Q1 नहीं चाहेगा मेरे पास कोई चार्ज है, ठीक है। जैसे ही Q2 आने लगेगा तो Q1 इसको क्या करेगा? धक्का देगा, रिपेल करेगा। लेकिन हम लोग जबरदस्ती इसको पॉइंट बी तक ले आए, यानी Q1 के नजदीक ले आए। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा। अनदर चार्ज Q2 is brought to point B। कहां से लाया गया? फ्रॉम इंफिनिटी या फ्रॉम इनफाइनाइट। In this case work is required to be done by external force, या वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन, और वर्क कौन कर रहा है? एक्सटर्नल फोर्स ही वर्क कर रहा है। वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन अगेंस्ट Q1। किसके अगेंस्ट में आप वर्क करोगे? Q1 के अगेंस्ट में वर्क करोगे, ठीक है। और ये वर्क किस रूप में स्टोर हो जाएगा? इस दोनों चार्ज पार्टिकल सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो मैं यहां लिख दूं, दिस वर्क डन सॉरी बच्चों, दिस वर्क डन is stored
एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पी का मतलब यहां समझना पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग Q2 को ले आए अभी तक। अब हम लोग इनफाइनाइट से किसको लाए हुए थे? Q3 को। Q3 को हम चाहते हैं कि पॉइंट C तक लाए इनफाइनाइट से। तब Q1 Q2 दोनों मिलकर धक्का देगा Q3 को। जैसे ही Q3 आने लगेगा ये Q1 और Q2 दोनों धक्का देगा, जिसके कारण मुझे इस दोनों के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क किसके रूप में स्टोर हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। अगेन a third charge, again a third charge Q3 is brought to point C from infinite ऐसा लिख सकते हो। again work is done by external force अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में आपको वर्क करना पड़ेगा? Q3 को लाएंगे तो Q1 और Q2 के अगेंस्ट में आपको वर्क करना होगा। अगेन वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट Q1 एंड Q2। This work done is stored as electrostatic potential energy of the system. Electrostatic potential energy of the system. बात को समझना। अब इसके पास अब पूछेगा क्वेश्चन में कि इसको अरेंज करने में कितना वर्क डन टोटल करना पड़ा। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम जो वर्क किए वो सारा किसमें स्टोर हो गया है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है। तो इस सिस्टम का आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए, ठीक है। तो सपोज करो कि Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है R12, ये दूरी, और ये Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस मान लो R13, और Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस है R23, ठीक है। अब बच्चों यहां पे देखो कि Q1 और Q2 के बीच का भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, Q1 और Q3 के बीच का भी, और Q2 और Q3 के बीच का भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो मान लो Q1 और Q2 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी है U12, यानी 1 और 2 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी U12। 2 और 3 के बीच यानी Q2 और Q3 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी है U23, प्लस Q1 और Q3 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी है U13। क्लियर है? चलो, अब बच्चों यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 1 और 2 के बीच का कितना हो जाएगा? तो फॉर्मूला क्या था? K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस यानी कि R। तो 1 और 2 के बीच का ये फॉर्मूला लगा दो। U बराबर क्या फॉर्मूला था? दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम का Q1 K Q1 Q2 बाय R, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 1 और 2 के बीच का K Q1 Q2 बाय Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस कितना माना है? R12, प्लस Q2 और Q3 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी है U23। इस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बच्चों K Q2 Q3 बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस R23, और प्लस इस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा K Q1 Q3 बाय R13, यानी डिस्टेंस हो गया R13। यानी आपको इतना वर्क करना पड़ेगा इस 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम को अरेंज करने में, एक ट्रायंगल पे अरेंज करने में। समझ रहे हो? चलो, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। क्या परेशान कर रहा है मुझे? हाँ, आई होप कि समझ में आया होगा ये बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसका मतलब है बच्चों कि 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम है, 3 चार्ज पार्टिकल सिस्टम। तो इसमें कितने पेयर बने? 3 पेयर बने। मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। तो इसमें 3 पेयर बना, एक Q1 Q2 का, एक Q2 Q3 का, और Q1 Q3 का। अगर इसमें नंबर ऑफ पेयर्स बने 3, नंबर ऑफ चार्जेज अगर 3 है, नंबर ऑफ चार्जेज 3 है, तो पेयर्स भी कितने बने? 3। तो नंबर ऑफ चार्जेज को मैं n बोल देता हूं, ठीक है। तो नंबर ऑफ चार्जेज यहां पे कितने हैं? 3 चार्ज है, तो 3 चार्ज में 3 पेयर बना। क्या होगा अगर 4 चार्ज होगा? तो
क्या होगा अगर चार चार्ज होगा तो कितना पेयर बनेगा बच्चों? ये एक चार्ज है, मान लो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये है Q1, ये है Q2, ये है Q3, ये है Q4। इस बार नंबर ऑफ चार्जेज हैं 4, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे जिसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालेंगे। तो पेयर गिनो, पेयर पेयर जोड़ा, एक जोड़ा रे ये, एक जोड़ा ये, 2 3 4, सर 4 पेयर बना। बिल्कुल गलत। एक पेयर और बनेगा बच्चों Q1 और Q3 के बीच, और एक पेयर और बनेगा जोड़ा Q2 और Q4 के बीच, यानी नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो गए? 6 हो गए। क्या होगा जब नंबर ऑफ चार्जेस 5 होंगे तो पेयर कितने बनेंगे? तो इसका एक जनरल फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, जनरल फॉर्मूला दे रहा हूं, नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला दे रहा हूं मैंने, नंबर ऑफ पेयर्स मैंने देता है। नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों n इंटू n माइनस 1/2, वेर n का मतलब है यहां पे, वेर n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, कितने चार्ज की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितनी। ये फॉर्मूला आप बैठा के देख सकते हो, इस पे n का मान 4 रखोगे तो n का मान 4 रख के देखो रे, तो 4 इंटू 4 माइनस 1, ये जनरल फॉर्मूला हुआ बच्चों, बाय 2, ये टी जब 6 हुआ पेयर, समझ रहे बात को, 6 पेयर हुआ। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम Q1 और Q2 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी होता है K Q1 Q2 बाय R के बराबर। Q1 Q2 का साइन के साथ हम लोगों को फॉर्मूला में रखना है। चले आइए, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ चार्जेज। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मैं पहले बता देता हूं आपको। 3 चार्ज है इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे, तीनों इक्वल चार्ज है Q Q Q, ठीक है, और इसका साइड में रखा है ये भी है, ये भी है, इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये आपको निकालना है। सिंपल है, सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना। सॉल्यूशन देखो जरा, सॉल्यूशन देखो, इसमें 3 चार्ज है, 3 पेयर बनेंगे, एक ये बनेगा, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी बोलो K Q1 Q2, यानी K Q इंटू Q बाय कितना हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा A। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, K Q1 Q2 बाय R। यदि दो चार्ज के बीच का Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस अगर R होगा, इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी होगा K Q1 Q2 बाय R, तो इसका होगा K Q इंटू Q बाय A, ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बच्चों K Q स्क्वायर बाय A। अब बताओ इसका भी पोटेंशियल एनर्जी वही होगा जो इस दोनों का होगा, क्योंकि ये भी Q, ये भी Q, ये और डिस्टेंस भी A, तो जितना इसका होगा उतना इसका भी होगा, उतना इसका भी होगा, इसका भी होगा ना, तीनों का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी यही होगा। तो इसमें इसी में मैं 3 लगा देता हूं, क्योंकि इसको जोड़ोगे तो 3 आएगा। पहले वाले इस दोनों का बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी आया है वो आया है K Q इंटू Q बाय A, दैट इज K Q स्क्वायर बाय, तो इसका भी आएगा K Q स्क्वायर बाय, इसका भी आएगा K Q स्क्वायर बाय, तो तीनों को मैंने जोड़ दिया, 3 K Q स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा, A के बराबर, K Q स्क्वायर बाय A के बराबर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसका भी सिस्टम का भी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। एक स्क्वायर है और स्क्वायर के 4 वर्टेक्स पे 4 चार्ज को रखा गया है, ठीक है, साइड है इसका A A A A, एक चार्ज है Q माइनस Q Q माइनस Q, ठीक है। तो नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो है 4, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा था, नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2, दैट इज 6 पेयर होंगे। तो चलो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। इस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों, तो K Q1 Q2, K Q1 का मान Q है और Q2 का मान माइनस Q है, तो साइन के साथ रखना है इसमें फॉर्मूला में, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस A। चलो इस दोनों के बीच का निकालिए, यही निकलेगा K Q इंटू माइनस Q बाय A। इस दोनों के बीच का निकाल लो, यही निकलेगा K Q इंटू माइनस Q, K Q इंटू माइनस Q बाय A, और इसका भी वही निकलेगा बच्चों। तो क्यों 4 बार लिखने जा रहे हो, इसी को मैं 4 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि सेम ही तो है। तो इसका इस चारों का हो गया पोटेंशियल एनर्जी 4 पेयर का, एक इस दोनों का भी होगा, कितना होगा K Q1 Q2 यानी Q इंटू Q बाई ये डिस्टेंस कितना हो, तो डायगोनल कितना होता है बच्चों, √2a, ये हो जाएगा √2a प्लस, अब इस दोनों का भी होगा
पोटेंशियल एनर्जी के माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू Q1 Q2 माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू बाय ये भी डिस्टेंस √2a के बराबर होगा, r के बदले √2a डाल दो, यहां भी माइनस क्यू होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा -4kq² बाय a और ये हो जाएगा kq² बाय √2a और ये भी हो जाएगा kq² बाय √2a। ठीक है, मेरा माइक जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है। अच्छा, अब और सॉल्व करोगे इसको तो अब कॉमन ले लो अपने से खुद से, ये -4kq² बाय a है। ठीक है, और ये दोनों सेम है बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं 2kq² बाय √2a। अब यहां पे कॉमन क्या आ रहा है, 2kq² बाय a कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसमें बचेगा -2 बचेगा, -2 प्लस 1 बाय √2 बचेगा। इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, -2 प्लस 1 बाय √2 या 1 बाय √2 -2 बचेगा, निगेटिव आएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आने से उसके आए बहार, जून से उसके, क्वेश्चन आने से बाहर आ गई है, देख सकते हो। इस बार एक क्यूब है बच्चों, क्या है, क्यूब क्यूब क्यूब, क्या है क्यूब, देखो क्यूब के हर वर्टेक्स पे सेम चार्ज को रखा गया है, सेम चार्ज सेम चार्ज सेम चार्ज, क्यूब 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 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर पे 8 चार्ज को रखा गया है। ठीक है, और क्यूब का साइड दे रखा है बच्चों, ये ए, ये भी ए। ठीक है, तो सबका साइड ए है, सारा साइड। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले जानो कैसे निकाले जानो, पहले नंबर ऑफ पेयर्स निकाल लो। कितने चार्जेस हैं, 8, देखो 4 चार्ज ऊपर है और 4 चार्ज नीचे है, तो नंबर ऑफ चार्जेस हो गए 8। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे बच्चों, ये निकाल लो। नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, n इंटू n माइनस 1/2, दैट इज 8 इंटू 8 माइनस 1/2। ये 2 4s और 8 कट जाएगा, 7 इंटू 4 28 पेयर्स आएंगे। नंबर ऑफ पेयर्स होंगे 28। अब कैसे कैसे पेयर्स होंगे ये जान लो जरा। देखो जरा आसानी से देखना, आसानी से अच्छे से देखना, कहने का मतलब ये, देखो ये साइड वाला जो पेयर होगा बच्चों, देखो इस दोनों का जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस क्यू और इस क्यू का, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी इसका भी होगा, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी इसका भी होगा, क्योंकि इस दोनों के बीच का भी डिस्टेंस कितना है, ए है, और उतना ही पोटेंशियल एनर्जी इसका भी होगा। ठीक है, यानी जितना किनारा वाला है, किनारा एज वाला है, एज वाले का पोटेंशियल एनर्जी सेम ही होगा। तो बताओ कितने एज होते हैं, एक क्यूब में कितने एज होते हैं बच्चों, 12 किनारा होता है। कितने भुजा होते हैं, 12। अब एक एज के चलते जो पोटेंशियल एनर्जी होगा एक एज का, kq² बाय a होगा। लेकिन ऐसे ऐसे कितने किनारे हैं, कितने किनारे हैं, 4 ऊपर 4 नीचे है, 4 ऊपर है, 4 4 8 हो गया, 9 10 11 12, ऐसे ऐसे 12 पेयर होंगे जिसका पोटेंशियल एनर्जी यही होगा kq² बाय a। तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 12 इंटू kq² बाय a, क्योंकि एक का आया है kq² बाय एक पेयर का, तो ऐसे ऐसे कितने पेयर हैं, 12 पेयर जिसके पोटेंशियल एनर्जी होंगे 12 इंटू kq² बाय a प्लस। अब समझो जरा, अब हम बात करते हैं, कोई भी एक स्क्वायर ले लो, एक स्क्वायर, ये स्क्वायर मैंने ले लिया, नहीं लिया, एक स्क्वायर, यानी एक फेस ले लो, कोई भी एक फेस मैंने लिया। इस फेस में इस चारों का तो निकल चुका है, किसका नहीं निकला है, तो जो डायगोनल पे है, फेस डायगोनल पे, इस दोनों का और इस दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा, क्योंकि फेस डायगोनल किसके बराबर होगा बच्चों, √2a के बराबर। ठीक है, तो पहले ये बताओ कि कितने फेस होते हैं एक क्यूब में, एक क्यूब में 6 फेसेज होते हैं, 6 फेसेज। ठीक है, जैसे आप अभी रूम में हो तो रूम के चारों तरफ 4 दीवार होगा, एक ऊपर सीलिंग होगा, नीचे एक फर्श होगा, 6 फेसेज है, आप जानते हो। 6 फेसेज में एक फेस पर कितना डायगोनल है बच्चों, एक फेस पर 2 डायगोनल है, एक फेस पर ये क्या हो रहा है, एक फेस पर 2 डायगोनल है, 2 डायगोनल है, तो 6 फेस पे कितने डायगोनल होंगे, 6 फेस पे होंगे 12 डायगोनल। और ये जो डायगोनल वाले पेयर होंगे चार्जेस के,
ये डायगोनल वाला पेयर है, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। तो एक डायगोनल, एक जो फेस डायगोनल होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा के क्यू स्क्वायर बाय ए, सॉरी रूट 2 ए। डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है दोनों चार्ज के बीच का, रूट 2 ए। तो इसका भी यही होगा। तो जितने भी सारे फेस डायगोनल होंगे, जैसे ये होगा फेस डायगोनल, ये होगा फेस डायगोनल, ऐसे ऐसे करके कितने फेस डायगोनल होंगे बच्चों, 12। तो फेस डायगोनल्स वाले जो पेयर मुझे मिले, फेस डायगोनल वाले कितने पेयर मिले मुझे, 12। ठीक है। तो एक फेस डायगोनल वाला का पोटेंशियल एनर्जी ये है 12 के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2 ए। तो ऐसे ऐसे कितने हैं, 12 डायगोनल है, तो 12 से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया, 12 के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2। चलो अब देखो जरा, अब देखो, अब इसमें बॉडी डायगोनल कितने होंगे बच्चों, बॉडी डायगोनल किसको बोलते हैं, एक कोना को दूसरे कोना से मिला देना। और एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, आहा ये क्या लिखा सर, कितने बॉडी डायगोनल होते हैं बच्चों, एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। ठीक है। और बॉडी डायगोनल का मान कितना होता है बच्चों, रूट 3a। ठीक है। तो इस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर। के Q1 Q2 होगा ना, Q1 Q2 होगा तो क्यू स्क्वायर ही हो जाएगा, Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर। अब बाय डिस्टेंस का रूट 3 है। ऐसे ऐसे कितने डायगोनल है बच्चों, 4। तो हो गए पेयर, तो देखो तो 12 12 24 और 4 28 पेयर होने चाहिए थे। ये टोटल पेयर कितने हो गए, 12 प्लस 4 यानी कि 28 पेयर मिल गया आप लोग को। इसमें जो कॉमन लेना हो ले सकते हो। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन, ये जो अभी हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं, 3 क्वेश्चन बनाए बच्चों, ध्यान देना, तीनों में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाले हैं। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन और भी तरीके से पूछ सकता है। आपको ये नहीं पूछेगा कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, आपको ये पूछेगा कि ऐसा अरेंजमेंट बनाने में, चार्ज का ऐसा अरेंजमेंट बनाने में इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स पे 3 चार्ज है, ऐसा सिस्टम बनाने में, ऐसा चार्ज पार्टिकल सिस्टम बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ऐसा अरेंजमेंट बनाने में। ठीक है। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है, ये अरेंजमेंट बनाने में, यानी कि 4 चार्ज को स्क्वायर के 4 वर्टेक्स पर प्लेस करने में इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा। या फिर ये पूछ सकता है कि क्यूब के हर कॉर्नर पे सेम चार्ज को रखने में इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना हो सकता है। तो ये जो प्रीवियस क्वेश्चन जितना हम लोग बनाए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 2 अदर वेज, 2 अलग तरीका से ये पूछ सकता है। पहला तरीका, फर्स्ट वे क्या पूछेगा, फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स in getting this arrangement, ये अरेंजमेंट करने में इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा कितना वर्क होगा। तब भी आप आंसर में वही निकालोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही निकालोगे। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वर्क डन बाय, मैं इसको फर्स्ट वे नहीं, ये आपसे पूछेगा तो पहला तरीका है क्या पूछने का, ये देखो जरा, पहला ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स in getting this arrangement edge। एक काम मैं करता हूं बच्चों, ये जो तरीका है पूछने का, इस तरीका में आपसे पूछेगा कि फाइंड द वर्क डन बाय, किस फोर्स के द्वारा वर्क डन है, ये नहीं है, ये मैं अभी मेंशन नहीं कर रहा हूं, सीधा पूछेगा कि इसको अरेंज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा इन गेटिंग दिस अरेंजमेंट। सॉरी, इसको चीज को समझना, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन बनाए हैं उस अरेंजमेंट को करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो पहला तरीका ये हो सकता है कि आपसे पूछे कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा इन गेटिंग दिस अरेंजमेंट। ये कैसे होगा ये समझना जरा। इज गिवन बाय, अगर आपको पूछा कि इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा, तो आप सीधा करना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल देना और उसमें नेगेटिव लगा देना।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा फोर्स होता है बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स। तो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंजिंग आया वो निकालो, उसमें नेगेटिव लगा दो, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। सेकेंड वे ये हो सकता है बच्चों कि आपको पूछेगा, सीधा पूछेगा वर्क डन बाय या वर्क डन इन गेटिंग दिस अरेंजमेंट। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन कर रहा है वर्क डन इन गेटिंग दिस अरेंजमेंट, यानी आपसे क्वेश्चन सीधा आ रहा है कि इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए, यानी तीन चार्ज को इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स पे रखने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अगर आपको कोई फोर्स मेंशन नहीं किया कि किस फोर्स के द्वारा वर्क डन पूछ रहा है, तो आपको समझना है, यदि नहीं दिया रहे कौन फोर्स के द्वारा, जैसे यहां पे दे दिया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया गया, अगर ये दे दिया, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा, अगर इसमें नहीं दिया है, मान लो इसमें तो दे दिया इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन पूछो, तो ऐसे निकालेंगे। अगर पूछा कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा इस अरेंजमेंट को पाने में, तो इसका मतलब नहीं कुछ दिया हुआ है, तो समझना कि ये एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन पूछ रहा है, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालने के लिए आप सीधा डेल यू का फॉर्मूला लगाना, नेगेटिव लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। समझ गए बात को? तो आइए इस टॉपिक पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अच्छे से समझना जरा। पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड वर्क डन इन रीअरेंजिंग द थ्री चार्जेज ऑन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड a/2। तो पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स पे तीन इक्वल चार्ज को रखा गया है, ठीक है, Q Q Q। साइड कितना दिया है बच्चों? A, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि इस चार्ज को रीअरेंज करना है, फिर से अरेंज करना है बच्चों। कहां पे अरेंज करना है? थ्री चार्ज को ऑन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड a/2। यानी कि अब आपको अरेंज करने के लिए बोल रहा है कि आप इसको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे इस सारे चार्ज को अरेंज कीजिए, यानी इस Q को यहां लाइए, इस Q को यहां लाइए और इस Q को यहां लाइए, और ये जो जिस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे इस तीनों चार्ज को सजाना है उसका साइड दे रखा है बच्चों a/2, यानी ये भी a/2 है और ये भी a/2। तो तीनों चार्ज को यहां तक अरेंज करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? देखो तीनों चार्ज पहले दूर दूर था, और पास लाओगे तो और रिपल्शन होगा, तो जबरदस्ती वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? समझ रहे हो ना? ठीक है। तो ऐसा अरेंजमेंट बनाने में, ये जो व्हाइट से मैं बनाया हूं ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल का अरेंजमेंट बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये आपसे पूछ रहा है। और बच्चों इसमें ये भी नहीं दिया है कि किस फोर्स के द्वारा वर्क डन पूछ रहा है। अगर नहीं दिया है, फोर्स मेंशन नहीं किया है, तो हमको क्या लगाना है फॉर्मूला? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, शुरू में ये सिस्टम था, शुरू में जो पीला कलर से जो ट्रायंगल बना है ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल बनाए हम लोग जिसका साइड 1/2 है, ये फाइनल कंडीशन है चार्जेस का। तो पहले इनिशियल कंडीशन में कितना इसके पास पोटेंशियल एनर्जी था, पहले ये निकालो। सॉल्यूशन देखो बच्चा, सॉल्यूशन देखे रे बच्चा। शुरू में इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बच्चों? UI। पहले UI निकालो। तो देखो शुरू वाला ये ट्रायंगल है, इस तीनों चार्ज पार्टिकल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो देखो इस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? K Q1 इंटू Q2, दैट इज Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है? A। इस दोनों के बीच का भी पोटेंशियल एनर्जी वही होगा, और इस दोनों के बीच का भी पोटेंशियल एनर्जी यही होगा। तो यानी कि इसका भी KQ स्क्वायर बाय KQ स्क्वायर बाय KQ स्क्वायर बाय, कितनी बार KQ स्क्वायर बाय? 3 बार KQ स्क्वायर बाय, ठीक है। ये निकला इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब निकालो आप फाइनल। फाइनली आप चार्ज को कहां पहुंचा दिए हो? एक ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे पहुंचा दिए हैं जिसका साइड कितने के बराबर है बच्चों? a/2 के बराबर। जिसका साइड कितने के बराबर है? a/2 के बराबर, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे इस ट्रायंगल का। ये जो ट्रायंगल के वर्टेक्स पे 3 चार्ज है, इस सिस्टम का मुझे फाइनल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो बताओ इस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? देखो जरा, किसका किसका? इस दोनों के बीच का। ये हो जाएगा K Q1 इंटू Q2, दैट इज Q इंटू Q। K Q इंटू Q स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R a/2 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसका भी तो पोटेंशियल एनर्जी वही होगा, क्योंकि ये भी दोनों चार्ज है
Q और Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस a/2 है, ये भी ऐसे ही है और ये भी ऐसे ही है। तो यही पोटेंशियल एनर्जी कितनी बार आएगा? 3 बार। और ये 2 कहां चला जाएगा बच्चों? ऊपर। 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। ये हो जाएगा 6kq²/a। यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम का आएगा वो 6kq²/a आएगा। चलो अब क्या पूछ रहा है आपसे? अब पूछ रहा है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा इस तीनों चार्ज को a/2 वर्टेक्स वाले इक्विलैटरल ट्रायंगल पे ले जाने में, a/2 साइड वाले वर्टेक्स पे ले जाने में। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछ रहा है, ये हो जाएगा डेल यू के बराबर, और डेल यू का मतलब होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनली कितना निकला है देखो, 6kq²/a। शुरू में कितना था पोटेंशियल एनर्जी? 3kq²/a। तो आप घटा दो, इसको घटा दोगे तो ये आपको आएगा 3kq²/a के बराबर। ये आपका फाइनल आंसर होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये जेईई में पूछ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है? चलो एक चार्ज पार्टिकल सिस्टम को समझो। एक चार्ज है ऑरिजिन पे Q, ठीक है, और एक चार्ज है 2Q यहां पे है, जो कि ऑरिजिन से 3a के डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस 3a दे रखा है, और एक चार्ज है 3Q जो कि ऑरिजिन से 4a डिस्टेंस पर y एक्सिस पे है। ये डिस्टेंस है 4a, ये डिस्टेंस है 3, ठीक है। तो यहां समझना क्या है? यहां समझना क्या है, एक चार्ज कहां है बच्चों? यहां पे, ये है 2Q, एक चार्ज यहां है 3Q, एक चार्ज यहां है Q। इस दोनों के बीच का दूरी है 3a, इस दोनों के बीच का दूरी है 4a। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो। फाइंड द वर्क डन इन इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ 2Q एंड 3Q। 2Q और 3Q के पोजीशन को इंटरचेंज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? यानी कि 2Q को ले जाऊंगा 3Q के स्थान पे और 3Q को ले जाऊंगा 2Q के स्थान पे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? यानी कि ये कंडीशन क्या होगा, ध्यान देना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि Q तो ठीक है यहां पे, अब मैं 2Q को यहां लिखूंगा 3Q के पास, और 3Q को 2Q के पास लिखूंगा, यहां लिखूंगा 3Q। इंटरचेंज हो गया, दोनों अपना स्थान इंटरचेंज कर लिया। बोल रहा है ऐसा करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? ये दूरी कितनी थी बच्चों? 3a, और ये दूरी कितना दिया हुआ था? 4a। दूरी चेंज नहीं होगा, दूरी वही रहेगा, ठीक है। 2Q और 3Q को इंटरचेंज करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है इनिशियल सिस्टम, ये है इनिशियल सिस्टम, ये है फाइनल सिस्टम। अब इस पूरे सिस्टम का आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो, मान लो U है, और इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालो, मान लो ये UF है। और वर्क डन कैसे निकालते हो? W एक्सटर्नल कैसे निकालने के लिए बोला था मैंने? डेल U, दैट इज UF माइनस UI के बराबर। चले आइए, शुरू हो जाइए। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। तो शुरू वाला सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ये देखो, 3 चार्ज है, ध्यान देना, ध्यान से देखना, 3 चार्ज है, 3 चार्ज कन दे। एक देखो Q और 2Q के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताइए? Q1 हो जाएगा Q, Q2 हो जाएगा 2Q, और बाय ये डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 3a, ठीक है। इस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 3 चार्ज है तो 3 पेयर होंगे, 3 चार्ज Q 2Q 3Q, 3 चार्ज है तो 3 पेयर होंगे, एक पेयर ये भी होगा बच्चों, ये, ठीक है। तो पहले Q और 2Q का निकल गया, Q और 3Q का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? ये हो जाएगा KQ 3Q बाय ये डिस्टेंस कितना है? 4a, प्लस इस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालो कितना होगा? इस दोनों के बीच का होगा, पहले ये इस दोनों के बीच का बच्चों डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा। हाइपोटेनस निकाल ले, ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर का ओवर रूट। तो ये हो जाएगा 2Q और 3Q के बीच का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा K इंटू 2Q इंटू 3Q डिवाइडेड बाई 5a। चलो देखो KQ स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है, KQ स्क्वायर बाई a कॉमन ले लो, KQ स्क्वायर बाई a कॉमन ले लो, ठीक है। तो KQ कॉमन आ गया, बट्टा में ये 2/3 बचेगा, इसमें कितना बचेगा? 2/3, इतने इसमें 3/4 बचेगा, सिर्फ नंबर वाला बच जाएगा, और इसमें बचेगा 3 2 6 6/5।
अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, जो भी है सॉल्व कर लेगा। सॉल्व कर दूं क्या? हाँ सर, सॉल्व तो करे। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बच्चों, ये देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल ये कंडीशन हो गया, हमने क्या किया, 2q और 3q को इंटरचेंज कर दिया, यानी 2q यहां था यहां पहुंच गया और 3q यहां था यहां गया। अब बताओ इस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? इस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी होगा KQ 3q/3a। इस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी बोलिए KQ 2q/ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4a। और इस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी बोलो, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉरी 2q और 3q है ना, k इंटू Q1 के बदले 2q है, 3q/ डिस्टेंस हो जाएगा 5a। तो अब W एक्सटर्नल यानी वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ये डेल यू के बराबर होगा और ये हो जाएगा UF माइनस UI के बराबर। तो अब इसमें से इसको घटा दो आप। सबसे पहले इसको घटाओगे इसमें से, तो अगर मैं इसको हटा दूं मैं, ठीक है, तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कौन कट जाएगा। अगर आप UF में से UI को घटाओगे तो देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों में सेम है, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसमें से घटा दो तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। कुछ काम खुद से भी करो, UF में से UI को घटाओ, कुछ काम खुद से भी करना चाहिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखना। क्वेश्चन है बच्चों कि 3 point charges Q, 2Q and 8Q are to be placed on a 9 centimeter line so that the potential energy of the system is minimum. Find the position of charges. देखो 3 चार्ज है आपके पास Q, 2Q and 8Q, ठीक है, और इसको 9 सेंटीमीटर के एक लाइन पे रखना है और ऐसे रखना है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम आए, मिनिमम आए। ठीक है, तो आप जानते हो कि जब भी कोई दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम रहे और दोनों पॉजिटिव रहे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आर रहे, सपोज करो दोनों पॉजिटिव है, इसका पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव आएगा Q1 Q2/R। तो चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। अगर हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को घटाएंगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है इसका प्रोडक्ट अगर घटेगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। यानी डिस्टेंस बढ़ाने से दो चार्ज पार्टिकल के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाता है। ठीक है, आपके पास 3 चार्जेस हैं, देख लो Q, 2Q एंड 8Q। इसको 9 सेंटीमीटर के एक लाइन पे रखना है, तो पहले मैं एक 9 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लूं रे। तो मान लो सपोज करो एक लाइन है ऐसा, कैसा सिंघम ऐसा, इस दोनों के बीच का मान लो सेपरेशन है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे 3 चार्ज को प्लेस करना है Q, 2Q एंड 8Q। देख लो जरा, अब हम Q, 2Q को कैसे प्लेस करें? क्या हम Q यहां प्लेस करें? मान लो ये 9 सेंटीमीटर का लाइन है सपोज करो, तो बहुत सारे अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। Q, या क्या मैं Q को यहां पर रख दूं और 2Q को कहीं बीच में रख दूं और 8Q को कहीं बीच में रख दूं, या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं 2Q को यहां रखूं, बीच में Q को रखूं, यहां पे 8Q को रखूं। ठीक है, ये 2 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, क्योंकि आप Q को यहां रखिएगा, 8Q को। एक अरेंजमेंट और पॉसिबल है बच्चों, 8Q को मैं यहां रखूं और Q को यहां रखूं, ये भी पॉसिबल है। लेकिन इसमें से सबसे सुपीरियर कौन है? क्योंकि मुझे चाहिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए, तो 2 बड़े बड़े चार्ज जो होंगे उसको मैं थोड़ा सा दूर ही रखूंगा, क्योंकि चार्ज का जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा यानी मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होगा, 2Q और 8Q का प्रोडक्ट 16 होगा, इस दोनों का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा दो, R बढ़ा दो, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 2 बड़े चार्ज जो हैं, एक 2Q और एक 8Q, इसको मैं कॉर्नर पे रख दे रहा हूं, एंड पे रख दे रहा हूं, और Q चार्ज को कहीं मैं यहां प्लेस कर रहा हूं। ठीक है, और मान लेता हूं मैं यहां से इसको कितनी दूरी पे रखा, x दूरी पे रखा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 9 - x के बराबर है। अब इस सिस्टम का निकालो पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए
पहले मैं इसको ऊपर कर दूं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। चलो देखो जरा, ये 9 सेंटीमीटर लाइन है, ये एक्स डिस्टेंस पर मैंने इसको रखा, दो बड़े बड़े चार्ज को मैंने दूर कर दिया ताकि इसका एनर्जी कम हो जाए। ठीक है, चलो अब बताओ इस दोनों के बीच का पोटेंशियल, मान लो इसको मैंने ओ पॉइंट पे रखा, किस पॉइंट पे रखा, क्यू चार्ज को ओ पॉइंट पे, कितनी दूरी पे, एक्स दूरी पे, और एक्स निकालना है आपको, पोजीशन चार्ज का पूछ रहा है कितना होना चाहिए। तो यदि मैं नेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का निकालूं तो इस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बच्चों, के टू क्यू इंटू क्यू, के Q1 Q2 बाय आर, फॉर्मूला याद है, के Q1 Q2 बाय आर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, x। इस दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बच्चों, के Q इंटू 8Q, Q इंटू 8Q, के Q1 Q2 बाय, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 9 माइनस x के बराबर। और इस दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि 3 चार्ज है तो 3 पेयर होंगे, 2Q इंटू 8Q डिवाइडेड बाय, ये दूरी दे ही दिया है बच्चों 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, नहीं तो रहने दो, आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा, 9 कर दिया मैंने। अब u को मिनिमम होना है, u किसका फंक्शन है, यहाँ पे x का फंक्शन है, फॉर u टू बी मिनिमम, पहले मैं लिख लूं ऐसे, u बराबर हो जाएगा 2kq स्क्वायर बाय x। ठीक है, मैं kq स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं बच्चों, kq स्क्वायर, और मुझे लगता है कि 2 भी कॉमन आ रहा है, 2, इसमें भी 2 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है तो कॉमन ले लो, 2kq स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 2kq स्क्वायर कॉमन लोगे तो वहां 1/x बचेगा, यहां 2 कॉमन लियो तो 4/9 माइनस x बचेगा, और यहां 8/9 बचेगा बच्चों। ठीक है, अब u को मिनिमम होना है, तो u को मिनिमम होने के लिए du/dx का मान क्या चाहिए, 0 चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगा दो, फॉर u टू बी मिनिमम, u को मिनिमम होने के लिए du/dx का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। यहां पे मैं लिख देता हूं इसको नीचे, फॉर u टू बी मिनिमम du/dx का वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, मैंने इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको, तो बच्चों ये डिफरेंशिएट, u को डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे देखो 2 टर्म, एक ये टर्म तो बाहर ही आ जाएगा, यहां डिफरेंशिएशन होगा 1/x का, फिर 1/9 माइनस x का, यानी 4/9 माइनस x का, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो डिफरेंशिएट इस दोनों को करो। ठीक है, तो 2kq स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म में बाहर ही निकलेगा, 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों -1/x स्क्वायर, प्लस 4/9 माइनस x में 4 बाहर निकलेगा, तो 1/9 माइनस x का डिफरेंशिएशन होगा 1/9 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1, और इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 9 माइनस x में 9 का तो 0, x का -1 आ जाएगा ऊपर, तो ये टर्म को इधर भेज दो, 0/2kq स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, तो यहां बचेगा बच्चों -1/x स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ, 9 माइनस x का 1/9 माइनस x का होल स्क्वायर, x का पावर -1। ठीक है, ओहो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, ठीक है, तो 9 माइनस x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/9 माइनस x का होल स्क्वायर, और माइनस x का हो जाएगा -1, बिल्कुल सही, तो यहां भी तो माइनस होगा, 1/x का क्या होता है, -1/x होता है ना, तो यहां भी माइनस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, डिफरेंशिएशन गड़बड़ था बच्चों, 4/9 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों -1/x स्क्वायर, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 4/9 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x स्क्वायर के बराबर, दैट इज 9 माइनस x का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो 4x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर 9 माइनस x में से स्क्वायर हटा लूं मैं और इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा रूट अंडर, प्लस माइनस लग जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस रूट अंडर 4x स्क्वायर, तो 9 माइनस x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 2x के बराबर। अगर मैं 9 माइनस x का वैल्यू प्लस 2x के बराबर करूं तो ये हो जाएगा x का वैल्यू यहां से 3 आएगा। अगर मैं 9 माइनस x का वैल्यू माइनस 2x के बराबर कर दूं, यानी एक बार प्लस 2x लिया मैंने, 9 माइनस 2x बराबर प्लस 2x, और एक बार 9 माइनस x बराबर माइनस 2x लिया, तो यहां -3x बराबर हो जाएगा, सॉरी
-2x, -2x बराबर हो जाएगा, ये कितना आ गया, -x बराबर 9। तो x का मान यहां पे क्या मिलेगा आपको बच्चों, -9। ठीक है, जो कि गलत होगा, निगेटिव साइन यहां होना ही नहीं चाहिए डिस्टेंस में। तो x इक्वल टू यहां पे 3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यानी 2q और q के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, तो इसका भी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, 639 हो जाएगा। तब इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मजा आया क्वेश्चन करने में। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका लेक्चर 2 करेंगे, उसमें पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी है, अभी भी बाकी है बच्चों, 1-2 क्वेश्चंस वो भी करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।